अस्सलाम वालेकुम। ये जो मैं इस वक्त वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ ये लेक्चर नहीं है, ये क्वेरीज का कुछ क्वेरीज जो स्टूडेंट्स की थी उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो थी और आगे भी आपको ज़रूरत पड़ेगी इस टॉपिक की मिड में कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए मैं फोरियर सीरीज से रिलेटेड ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। सो फोरियर सीरीज पीरियोडिक सिग्नल्स के लिए है और फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर हमें एनालिसिस करना है टाइप पीरियोडिक सिग्नल्स का, so we need to decompose a periodic signal into its frequency components और वो frequency components उसके Fourier coefficients कहलाते हैं। So एक time domain signal GT can be represented by its Fourier coefficients, Fourier series coefficients d n e to the power, साथ में उसकी exponential term भी लगती है e to the power j n omega naught t और summation है minus infinity to infinity। सो ये तो एक टाइम डोमेन सिग्नल को रिडिकम्पोज किया जा सकता है उसके फ्रीक्वेंसी डोमेन कंपोनेंट्स में यूजिंग दिस फॉर्मूला। ये इसका फोरियर कोएफिशिएंट्स है डी ऑफ एन। अब ये फोरियर कोएफिशिएंट्स या फोरियर स्पेक्ट्रा जिसको हम कहते हैं, क्योंकि स्पेक्ट्रम बनता है फोरियर डोमेन में, फ्रीक्वेंसी डोमेन में, वो कैसे निकलता है डी ऑफ एन 1/t0 इंटीग्रल ओवर टी नॉट जो भी टाइम पीरियड जिसकी पीरियोडिक सिग्नल तो टाइम पीरियड तो होगा जी टी टाइम डोमेन सिग्नल e to the power minus j n 2 pi f naught t dt। सही है। सो ये इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन कोएफिशिएंट्स फोरियर कोएफिशिएंट्स निकालने का फॉर्मूला है। सो एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज इज कंसिस्ट ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ द फॉर्म। सो जो भी फोरियर सीरीज हम बना रहे हैं उसमें क्या है कि वो उसके जो कंपोनेंट्स हैं हर कंपोनेंट के आगे e to the power j n 2 pi f naught t की टर्म लगी हुई होगी। तो जब हम उसको डिकम्पोज करेंगे जीटी को इसके फोरियर कोएफिशिएंट्स में या फोरियर सीरीज में, सो हर टर्म dn का कोई ना कोई वैल्यू होगी और उसके साथ एक ये वाली टर्म भी लगी होगी एक्सपोनेंशियल वाली, यानी d अगर 1 है तो इसमें n की वैल्यू 1 हो जाएगी, प्लस d अगर 2 है तो इसमें n की वैल्यू 2 हो जाएगी। सो इस तरह से ये एक सिग्नल डिकम्पोज हो जाएगा अपने कंपोनेंट्स के अंदर। और हर कंपोनेंट कैसे आप लेकर आएंगे, डी ऑफ एन कैसे लेकर आएंगे, वो यहाँ पे फॉर्मूला दिया। सही। सो अगर हमें जैसे यहाँ पे एक सवाल देख रहे हैं कि फाइंड द फोरियर सीरीज ऑफ द सिग्नल, एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज निकालनी है। सो एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज बेसिकली बराबर है जो भी हमें फॉर्मूला आगे देखना है, जो जीटी का फॉर्मूला है वही यूज करेंगे यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन उससे पहले हमें देखना है इस सिग्नल में हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। इसका पीरियड है पाई, 0 से पाई दिख रहा है, और सिग्नल खुद है e to the power minus t/2। सही है। और सिग्नल क्योंकि जीटी है, या अगर आप उसको उस फॉर्म में लिखना चाहते हैं, सिग्नल जीटी था लेकिन उसको उन्होंने 5t बनाया है, तो हमने जीटी की जगह यहाँ पे 5t लिखेंगे। 5t बराबर किसके होगा, फोरियर कोएफिशिएंट्स मल्टीप्लाइड बाय एक्सपोनेंशियल टर्म्स n की पावर 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये हमने सिग्नल को रिप्रेजेंट कर दिया इसकी फोरियर सीरीज में। तो हमें इस फोरियर सीरीज में डिकम्पोज करने के लिए वी नीड डी ऑफ एन, हमें डी ऑफ एन निकालना पड़ेगा। और डी ऑफ एन किसके बराबर होता है, 1/t0, t0 इसका टाइम पीरियड है 5t e to the power minus j2 nt dt। ये e to the power minus j2 nt क्यों रह गए, इसलिए क्योंकि अगर आप इसमें t0 की वैल्यू पाई डालें और फिर 2 pi f0 को 2 pi upon t0 रखें, t0 अगेन इसमें पाई डाल दें, तो पाई पाई कैंसिल होके 2 pi f0 की टर्म सिर्फ 2 के बराबर रह जाएगी। तो यहाँ पे 2 pi f0 आता था उसकी जगह हम यहाँ पे 2 डाल देंगे, पुट कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, तो अब ये सिर्फ e to the power j2 nt है इन दी टाइम डोमेन सिग्नल। अब अगर इसके कोएफिशिएंट्स निकालने हैं तो ये e to the power j2 nt रहेगा, लेकिन फॉर्मूले में माइनस आता है तो हमें यहाँ पे माइनस लिखना पड़ेगा। dn के फॉर्मूले में माइनस आता है, gt के फॉर्मूले में प्लस साइन होती है। यहाँ पे पीरियड लगा देंगे, यहाँ पे टर्म्स में लिमिट्स में 0 से पाई, टाइम t0 यहाँ पे लिख देंगे पाई। सिग्नल खुद क्या है e to the power minus t/2 e to the power minus j2 nt, फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरी टर्म नीचे आ जाएगी विद माइनस साइन, फिर इस पर लिमिट्स अप्लाई कर देंगे। जब हम इस पर लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो जब हम इस पे लोअर लिमिट अप्लाई होगी तो t की जगह 0 तो e to the power 0 1 हो जाएगा, लेकिन जब पाई अप्लाई होगा
तो आपको देखना पड़ेगा कि ये सॉल्व कैसे करना है। सो ये जो पूरी टर्म है इसमें जब हम पाई अप्लाई करेंगे तो हमने पूरी टर्म लिख दी। सही। और इसमें हम लिखेंगे जब इसमें e टू द पावर माइनस हाफ j टू n पाई e टू द पावर 0, क्योंकि t की पावर 0 होगी तो e टू द पावर 0 हो जाएगा। ठीक है। अब जब ये पाई से मल्टीप्लाई होगा तो ये जो टर्म है पूरी ये तो आप एज इट इज लिख लें यहाँ पे। पॉइंट 5 j और साथ में इधर e टू द पावर माइनस हाफ पाई हो जाएगा। सॉरी ये 2 होना था। ठीक है, हाफ पाई हो गया और e टू द पावर माइनस j टू n पाई माइनस 1 e टू द पावर 0 इज 1। अब इसमें माइनस हाफ पाई आपको कंप्यूट करना है कैलकुलेटर से। माइनस j टू n पाई इसको आप यूलर से ब्रेक करके यहाँ पे देख सकते हैं कि cos ये बराबर हो जाएगा cos 2n सॉरी cos 2n पाई माइनस j sin 2n पाई। सही है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए 2n पाई। अब cos 2n पाई यानी मल्टीपल्स ऑफ 2 पाई, cos 2 पाई इज 1, तो ये वाली टर्म तो 1 होती है। आप मल्टीपल्स ऑफ 2 पाई पे देख लें, 2 पाई उसके बाद इसमें 2 की वैल्यू डालते हैं 4 पाई पे 3 n की वैल्यू 3 डालते हैं 6 पाई, तो इट ऑलवेज गिव्स यू 1। और मल्टीपल्स ऑफ 2 पाई साइन जो होता है वो हमेशा 0 होता है। सो दिस टर्म इज 0। ठीक है, मैंने इस यूलर आइडेंटिटी को इस एक्सपोनेंशियल को ब्रेक कर दिया इसकी यूलर आइडेंटिटी में। सो यू गॉट दिस, इट मींस कि पूरी टर्म रिड्यूस होकर यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा, तो इट मींस हाफ पाई माइनस 1 बचा है आपके पास ऊपर। अब हाफ पाई माइनस 1 को आप सॉल्व कर लें और ये पूरा सॉल्व करके ये एक एक्सप्रेशन बन जाएगा आपके पास। ये एक एक्सप्रेशन उन्होंने सॉल्व करके इस फॉर्म में ले आए, पाई वगैरह सब सॉल्व कर लिया। यू शुड गेट दिस। ना अभी हमारे पास फोरियर कोएफिशिएंट्स हैं, इसका स्पेक्ट्रा है और इस स्पेक्ट्रा को हमें प्लॉट करना है। सही है, सो ये डी ऑफ एन आ गया है। आई होप यहाँ तक ये सारा आपको क्लियर हो गया होगा फोरियर कोएफिशिएंट्स कैसे निकालते हैं। अब देखें, अगर फोरियर कोएफिशिएंट्स कॉम्प्लेक्स नहीं है, जो कि यहाँ पे नजर आ रहा है आपको कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो इनको हम एज इट इज प्लॉट करेंगे। और फोरियर सीरीज, एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज कैसे बनेगी? ये डी ऑफ एन आ गया, इसके आगे e टू द पावर j 2 पाई n t, summation of this d of n multiplied by e to the power j 2 e to the power j 2 n t। ये हमारी एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज बन गई। phi t रिप्रेजेंट हो गया है
एक्सपोनेंशियल फोरियर टर्म्स में। 0.504 इसमें कॉमन है, बाहर निकाल लिया, फिर इसमें n की वैल्यूज आप डालना शुरू कर देंगे और कंपोनेंट्स आपके पास एक्सपोनेंशियल टर्म्स में आने लगेंगे। सो दिस इज द एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज। क्लियर हो गई ये बात? उसके बाद अगर आप इसको प्लॉट करेंगे, इसका स्पेक्ट्रा प्लॉट करना है, तो इसका स्पेक्ट्रा में मैग्नीट्यूड ऑफ फेज अलग अलग प्लॉट नहीं होगा डी ऑफ एन में, डी एन में, क्योंकि अगर कॉम्प्लेक्स होता तो हम उसका मैग्नीट्यूड ऑफ फेज अलग करते हैं, लेकिन अगर क्योंकि रियल आ रहा है तो हम इसको एज इट इज प्लॉट कर सकते हैं। इसमें एन की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 डाल के हम इसको एज इट इज प्लॉट कर सकते हैं। और सो दिस इज द फोरियर सीरीज, एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज। ठीक है, अब स्पेक्ट्रा प्लॉट करना है हमें। तो इस केस में सॉरी, जो हम ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, तो अगर तो रियल फॉर्म में होता है तो फिर हम उसको मैग्नीट्यूड और फेज हमें प्लॉट नहीं करना होता, डायरेक्टली हम उसको ऑलरेडी एन की वैल्यूज डाल के उसको प्लॉट कर लेते हैं। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इसके इसका हमें मैग्नीट्यूड ऑफ फेज अलग करना पड़ेगा, और मैग्नीट्यूड ऑफ फेज अलग करना पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फेज जब हम इसका अलग करेंगे तो 0 पे वी विल गेट अ वैल्यू, 1 पर जब आप 1 डालेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ फेज आपके सामने यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाएगा। आप उसको पोलर फॉर्म में भी कर सकते हैं, डी ऑफ -1, डी ऑफ 2, डी ऑफ -2। इस तरह से 5-6 कोएफिशिएंट्स हम निकाल लेंगे और इसका स्पेक्ट्रा प्लॉट कर देंगे। तो इसका स्पेक्ट्रा में मैग्नीट्यूड ऑफ फेजेस अलग अलग प्लॉट होंगे, क्योंकि जे की टर्म में कॉम्प्लेक्स फोरियर कोएफिशिएंट्स आए। सो डी ऑफ एन का मॉड मैग्नीट्यूड अलग प्लॉट होगा, और ये देखिए उन्होंने इवन कोएफिशिएंट्स के लिए प्लॉट कर लिया। आप 1, 2, 3 के लिए प्लॉट कर दें, क्योंकि ज्यादा कोएफिशिएंट्स प्लॉट किए हैं तो उन्होंने सिर्फ इवन प्लॉट कर दिए। मैग्नीट्यूड के बाद फेज प्लॉट किया है। फेज इन्होंने जो मोड है वो रेडियन मोड में प्लॉट किया, यानी रेडियल फ्रीक्वेंसी ओमेगा में प्लॉट किया है। तो ओमेगा में और पाई की टर्म्स में प्लॉट किया है। तो पाई की टर्म्स में अगर प्लॉट करना है तो ये जो एंगल आ रहे हैं इनको आप कैलकुलेटर में मोड चेंज कर लें, रेडियन में ले आए, तो फिर ये सारे के सारे एंगल्स पाई के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट हो सकते हैं। तो उन्होंने पाई की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फेज। अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ फेज अलग अलग प्लॉट करना होता है। ये एक चीज हो गई। और ये इसका यहाँ पे जो हमने बनाया है, ये phi t को रिप्रेजेंट किया है कोएफिशिएंट्स के साथ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। इसकी एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज हो गई। सही है। अब उसके बाद अगर यही सवाल हम थोड़ा सा चेंज करें और एक और सवाल करें जो इसका ताल्लुक आपके असाइनमेंट से भी है। सो एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज एक स्क्वायर वेव की अगर निकालनी है तो -π/2 से π/2 तक इसका पीरियड हमें नजर आ रहा है। उसके अलावा ये 0 है, सॉरी -π से π तक इसका हमें पीरियड नजर आ रहा है, लेकिन ये खुद एग्जिस्ट कर रहा है -π/2 से π/2 तक। तो टाइम पीरियड t0 इज 2π, और जो जिसमें वैल्यू है सिग्नल की वो -π/2 से π/2 तक है। तो सबसे पहले जो हम ये एक्सपोनेंशियल का फॉर्म, इसका जो फोरियर कोएफिशिएंट्स निकालने का फॉर्मूला होता है, उस पर t0 में हम यहाँ पे 2π रखेंगे, और ये जो इंटीग्रल है वो -π/2 से π/2 हो जाएगा। इसमें जो ओमेगा की वैल्यू है वो 1 है अगर पहला कोएफिशिएंट निकालना है, और e⁻j2π माइनस जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे d0 के लिए, उसमें n की वैल्यू हम क्या रख देंगे 0, क्योंकि पहला कोएफिशिएंट है। तो पहला कोएफिशिएंट हम कोशिश करते हैं डायरेक्टली निकाल दें सवाल देखकर, क्योंकि अगर फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो कभी कभार फॉर्मूले से पहला कोएफिशिएंट d0 सही आता है, अब उसमें n की वैल्यू 0 डाल के कभी कभार वो अनडिफाइंड हो जाता है। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में इस वाले क्वेश्चन में n की वैल्यू 0 पे पहला कोएफिशिएंट d0 सही है, दे रहा है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन जो साइन वाले क्वेश्चंस होते हैं, साइन कोसाइन वाले, इसमें अगर आप फॉर्मूले से अगर d0 निकालने की कोशिश करेंगे तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए d0 हम डायरेक्टली निकाल लेते हैं। जो फॉर्मूला होता है dn का, उसमें n की वैल्यू 0 करके एक्सपोनेंशियल में n की वैल्यू 0 डाल के, और ओमेगा t की वैल्यू 1 है, और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू हाफ आ जाएगी। डायरेक्टली हमने इसको फॉर्मूले से सॉल्व किया है। उसके बाद फिर ये dn का फॉर्मूला है जो कि पूरा एक्चुअली होता है, जिसमें हमने n की वैल्यू 0 डाल के हमें ये ऊपर वाली टर्म मिल जाएगी,
और हम डी नॉट निकाल लेंगे। लेकिन जब एन की वैल्यूज हम डालना शुरू करेंगे या फॉर ऑल एन हम निकालेंगे तो फिर ये एन एज इट इज ही रखेंगे हम। ठीक है, अब इन्होंने काफी लेंदी प्रोसीजर किया है, मैं इसको थोड़ा सा इजी करके बता देती हूँ आपके लिए। डी डी ऑफ एन टू पाई है, पाई बाय 2 से पाई बाय 2 है, और इसमें वैल्यू ओमेगा टी की 1 है। और ये क्योंकि एन के फॉर्म में सॉल्व कर रहे हैं तो माइनस जे, सॉरी माइनस जे यहाँ लिख देते हैं, माइनस जे टू एन पाई, और एफ नॉट किसके बराबर होगा 1/2 पाई के, सॉरी अगर टी नॉट 2 पाई है तो एफ नॉट किसके बराबर हो जाएगा, एफ नॉट के लिए डाल देते हैं 1/2 पाई के, तो 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। This term will be cancelled with this. तो हमारे पास आखिर में बचेगा 1/2 पाई और इसको अगर आप इंटीग्रेट कर देंगे तो माइनस जे एन टी है ये, इसकी लिमिट्स लग जाएंगी माइनस पाई पाई अपॉन 2 से पाई अपॉन 2 माइनस जे एन नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद ये माइनस पाई एन अलग कर लें और 2j अलग कर लें, क्योंकि 2j साइन के फॉर्मूले बनाने में इस्तेमाल हो जाएगा। और इसमें वैल्यूज डाल दें, तो जब वैल्यू डालेंगे पाई बाय 2 जे पाई बाय 2, ठीक है, और माइनस साइन यहाँ पे लगा हुआ था वो आप इधर लिख लें, नीचे लिख लें -2j लिख लें। अब क्योंकि पॉजिटिव टर्म हमें साइन का एंगल बनाने के लिए हमें पॉजिटिव टर्म पहले चाहिए, तो माइनस साइन अंदर ले लेंगे, तो माइनस साइन कॉमन निकाल लेते हैं तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव टर्म पहले आ जाएगी, नेगेटिव टर्म बाद में आ जाएगी और ये साइन का फॉर्मूला पूरा बन जाएगा। सो अगर हम इसको यहीं कंटिन्यू कर लें, दिस विल बी हाफ पाई साइन n पाई बाय 2 से आप इसको रीअरेंज करें, तो दिस इज द फोरियर क्वोशंट्स। अब अगर हम इससे पहला क्वोशंट मालूम करने की कोशिश करते हैं डी नॉट, तो आप देख रहे हैं कि ये n0 आएगा और अनडिफाइंड हो जाएगा, तो इसलिए हमने क्या किया है कि हमने डायरेक्टली जो फोरियर क्वोशंट का फॉर्मूला इसमें n0 रखा, ये पूरी टर्म 1 हो गई, और डायरेक्टली इसमें हम डी नॉट n0 करके शुरू में निकाल लिया, फॉर्मूले का वेट नहीं किया। तो जब इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जिनमें एक्सपोनेंशियल्स और ये होते हैं और आंसर पल्सेस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, इसमें साइन आउटपुट आंसर जो फाइनल होता है वो साइन की फॉर्म में आ रहा होता है, और उसमें फिर चांसेस होते हैं कि अनडिफाइंड हो जाएगा पहला क्वेश्चन, तो इसलिए पहला क्वेश्चन डायरेक्टली भी निकालते हैं, वी डोंट वेट। सही है, तो ये फोरियर क्वेश्चंस हैं। अब इन फोरियर क्वेश्चंस की हेल्प से क्या बनेगा, एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज। हम इस फॉर्मूले को यहाँ पे पुट कर देंगे
और फिर इसमें वैल्यूज डाल के इसको पूरा डिकम्पोज करेंगे और इसको ब्रेक करके दिखाएंगे तो वो एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज हो जाती है। ये क्वेश्चन में से बहुत लोगों ने पूछा है, मैं इसलिए बार बार कह रही हूँ कि ये यहाँ से आपको जब डी एन की वैल्यू डाल देंगे, यू विल गेट एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज। डी ऑफ एन इज द फोरियर स्पेक्ट्रा। डी ऑफ एन को अगर प्लॉट करेंगे तो फोरियर स्पेक्ट्रा मिलता है। अब देखिए यहाँ पे रियल है, जो स्पेक्ट्रा आएगा ना फोरियर सीरीज का वो रियल है। इसमें एन की वैल्यूज अगर आप डालते रहेंगे और ये इसमें जे तो है नहीं, कॉम्प्लेक्स तो है नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ फेज अलग किया जाए तो ये आप डायरेक्टली प्लॉट कर सकते हैं। अगर डी ऑफ एन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आता है तो मैग्नीट्यूड ऑफ फेज अलग होता है और फिर दोनों के प्लॉटिंग भी अलग अलग होती है। इस केस के अंदर हम डायरेक्टली एन की वैल्यूज डालते जाएंगे और हमारा स्पेक्ट्रा कंप्लीट होता जाएगा। सो दिस इज द स्पेक्ट्रा। एन की वैल्यू 0 पे हमने इक्वेशन से नहीं निकाला है, हमने वो अलग से एन डी 0 निकाला है 0.5। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 वो हमने डी ऑफ एन से निकाला है। सो ये स्पेक्ट्रा है, दिस इज द स्पेक्ट्रा, रियल स्पेक्ट्रा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नहीं था तो उससे मैग्नीट्यूड ऑफ फेज अलग नहीं हुआ। सही है। और जो इसकी फोरियर सीरीज है, फोरियर सीरीज कैसे निकलेगी? फोरियर सीरीज निकलेगी डब्ल्यू टी से। ये आप डी ऑफ एन इसके अंदर पुट कर देंगे और डी ऑफ एन आप इसमें ये वाला पुट करेंगे और पहला कोएफिशिएंट इसमें आएगा सही, पहला कोएफिशिएंट क्या आ गया? 0.5 आ गया। उसके बाद फर्स्ट कोएफिशिएंट 1/पाई, एन की वैल्यू 1 डाल दी, साइन पाई बाय 2 और साथ में एक्सपोनेंशियल की जो टर्म है ये भी e टू द पावर j, n की वैल्यू हमने 2 डाल दी है और ये पूरी टर्म जो है 2 पाई और f नॉट तो आपस में कैंसिल हो ही गए थे, तो हमें पहली टर्म मिल जाएगी e टू द पावर jt। फिर n की पावर n की वैल्यू 2 के लिए ये हो जाएगा 2 पाई। वैसे सॉरी, हमें अगर हमने पहला कोएफिशिएंट 1 मालूम किया है तो दूसरा कोएफिशिएंट -1 होना चाहिए, फिर 2 and -2 3 and -3, तो एटलीस्ट 4 to 5 कोएफिशिएंट आपको मालूम करके फोरियर सीरीज पूरी करनी है। तो अगर हम -1 के लिए करते हैं तो ये हो जाएगा -पाई, और यहाँ पे भी जब अंदर माइनस आएगा तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, क्योंकि -पाई साइन -पाई/2 माइनस साइन पाई/2 के होता है, तो ये खुद खुद प्लस हो जाएगी, साइन पाई/2 ही मिलेगा हमें। लेकिन n की वैल्यू -1 की वजह से साइन -jt हो जाएगा, e टू द पावर -jt हो जाएगा। फिर ये +1 और -1 के लिए लिया, फिर +2 -2 के लिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। या आप इसको इस तरह से इसकी सारी टर्म, सॉरी ठीक है, आप इस तरह से टर्म्स इसकी निकाल कर जितनी भी टर्म्स हैं वो +2 एंड -2 एंड सो ऑन आप निकालते रहेंगे। तो ये फोरियर सीरीज हो गई, मैं बार बार कह रही हूँ फोरियर सीरीज है। ये फोरियर कोएफिशिएंट्स है और इनका जो प्लॉट होगा फोरियर स्पेक्ट्रा होगा। आई होप ये क्लियर हो गया। और इसी तरह से इसके सवाल करने थे, उसके जो असाइनमेंट के क्वेश्चंस दिए थे वो भी इसी तरह से करने थे कि 3 सवाल दिए मैंने 2.74, इसमें ए और बी तो क्योंकि वही रेक्टेंगुलर पल्सेस हैं, साइन की फॉर्म में एक जवाब आने चाहिए और इसके स्पेक्ट्रा भी रियल होंगे, यानी डायरेक्टली प्लॉट हो जाएगा आंसर। सो सीरीज के लिए आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा सिग्नल को, ब्रेक कर डिकम्पोज करके ना पार्ट्स में, जो जैसे मैंने आपको पिछले अभी स्लाइड में बताया है। और स्पेक्ट्रा बनाने के लिए आपको कोएफिशिएंट्स जो भी आप डी ऑफ एन निकालते हैं उनसे प्लॉटिंग होगी स्पेक्ट्रा की। तो अगर तो डी ऑफ एन कोएफिशिएंट्स रियल आते हैं तो एम्पलीट्यूड और फेज आपको प्लॉट नहीं करना, आपको डायरेक्टली स्पेक्ट्रा प्लॉट करना है जो ए और बी में हो रहा है। लेकिन जो पार्ट सी है उसमें कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा है, कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स आएंगे जो मोस्ट लाइकली नजर आ रहा है, जो मैंने क्लास में डिस्कस किया है, तो फिर उसका एम्पलीट्यूड ऑफ फेज अलग अलग प्लॉट होगा। और फिर फोरियर सीरीज तो आपको पता ही दी है कैसे प्लॉट करनी होती है, लेकिन कॉम्प्लेक्स के केसेस में आपको डी ऑफ एन का मैग्नीट्यूड और डी ऑफ एन का फेज अलग अलग निकालना होता है और उनकी प्लॉटिंग करनी होती है।
सो आई होप ही क्लियर हो गया होगा असाइनमेंट से और बुक के बारे में, और अब पेपर के लिए भी आप प्रिपेयर हो जाएंगे। तो ये क्वेरी जो है ये आई हैव ट्राइड टू एड्रेस दिस, उसके बावजूद भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है यू कैन कॉन्टेक्ट मी।